अनुपम खेर जी, कश्मीरी पंडितों पर अपने घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से पहले 2014 से पहले 1990 में जब हमारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था श्रीनगर और कश्मीर के अंदर, तब आपके मुंह से कश्मीरी पंडितों के लिए एक शब्द नहीं निकला था। आज आप अपनी इस फिल्म के जरिए इस मुद्दे को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, जिस तरह से इस फिल्म के जरिए माहौल को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 तक आप इसे धार्मिक मुद्दा तक नहीं मानते थे। जी हां, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं अनुपम खेर की जो दोगली सोच है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर, खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर। इनका बयान, समस्या कश्मीरी पंडित और मुसलमान नहीं है, हम सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं, समस्या राजनेता है मेरे दोस्त। ये इनका अपना बयान है और तारीख देखिए 3/9/2011 को यह बयान दिया था अनुपम खेर ने। दूसरा बयान देखिए, मैंने जो कश्मीरी हिंदुओं पर बयान दिया है, आपका लेखक इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहा है, जो कभी नहीं था। अनुपम खेर 2015 तक कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था। आज उनकी फिल्म इसके बिल्कुल उलट प्रोपेगेंडा कर रही है। आगे देखिए, कोई यह कह रहा है, यह ना भूलें कि कश्मीरी मुसलमानों को भी 90 के दौर में बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ा था। इस पर अनुपम खेर कह रहे हैं, हम इसे कभी नहीं भूल सकते, कभी माफ नहीं कर सकते। आगे देखिए, 2016 का इनका यह बयान, कोई उनसे कह रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फोकस मत कीजिए, कश्मीरी मुसलमान भी बेतहाशा दर्द से गुजरा है। तो इस पर अनुपम खेर का बयान आपके स्क्रीन पर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरा यह मानना है कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक साथ खुशी से रह रहे थे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर इनकी फिल्म आखिर क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है? आप में से कई लोग मुझसे सवाल कह रहे हैं कि भाई आप कश्मीरी फाइल्स पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब, मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी। अब आप कहेंगे मैंने फिल्म क्यों नहीं देखी? मैंने फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। लोग वो फिल्म देख रहे हैं, फिल्म के अंदर भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों के बारे में भड़काऊ चीजें कह रहे हैं। यानी कि इस फिल्म का एक ही मकसद हो गया है कि किसी तरह से यह समाज जो पहले से ही एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, उसमें और मुद्दों को भड़काया जाए। और जिस फिल्म को सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट करने लगे, उसे बढ़ावा देने लगे, तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यह फिल्म सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ और नहीं है। मगर आज का यह शो अनुपम खेर के दोगले रवैये के बारे में ही नहीं है। आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मैं खुद एक लंबे अरसे से कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या सोचता हूं। मगर आपके सामने एक और सत्य जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो या ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फिल्म लम्हा एक थी। इसमें संजय दत्त का एक किरदार था। इसमें जो आप सीन देख रहे हैं, एक कश्मीरी पंडित पत्रकार जो है वो अनुपम खेर का इंटरव्यू कर रहा है। इसके अंदर अनुपम खेर यासीन मलिक जैसे पृथकतावादी का रोल अदा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भाई एक्टर हैं और एक्टर होने के नाते आपको कई किस्म के रोल्स करने पड़ते हैं। मगर आपसे एक सवाल पूछता हूं ना मैं, अगर वाकई अनुपम खेर के दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द होता, तो क्या वो इस तरह का रोल प्ले करते? बताइए। यह फिल्म 2014 या उससे पहले की आई हुई फिल्म है। यानी कि 2014 से पहले ना कश्मीरी पंडितों के लिए अनुपम खेर के दिल में कोई खास दर्द था। उल्टा वो ये लगातार कहते रहते थे कि यह धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं। और यही नहीं, 1989, 1990 और 1991, इन तीनों सालों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा अनुपम खेर जो है वो फिल्मों में काम कर रहे थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने किन फिल्मों में काम किया। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आखिरी गुलाम, परिंदा, चांदनी, चालबाज, त्रिदेव, कानून अपना अपना, भ्रष्टाचार, जख्म, मैं आजाद हूं, आवारगी, जीने दो, इज्जतदार, क्रोध, मुकद्दर का बादशाह,
दिल, शेषनाग, आज का अर्जुन, खिलाफ, मस्त कलंदर, आई मिलन की रात, प्रतिज्ञाबद्ध, त्रिनेत्र, सौदागर, साथी, लम्हे, हम, दिल है कि मानता नहीं। यानी कि इन तमाम फिल्मों में ना कश्मीरी समस्या का जिक्र था, ना कश्मीरी पंडितों के दर्द का जिक्र था। अनुपम खेर की सियासत बहुत स्पष्ट है दोस्तों। वो अमेरिका में जाके फिल्में करते हैं, सीरियल्स करते हैं, उनकी कमाई वहां से भी हो रही है। उनकी पत्नी चंडीगढ़ से सांसद है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज की तारीख में एक ऐसी फिल्म को समाज पर बर्पा कर देना जो कश्मीरी पंडितों के दर्द का आंशिक चेहरा पेश कर रही है, आंशिक तस्वीर पेश कर रही है, और उस फिल्म के जरिए सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं जानना चाहता हूं क्यों। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं अनुपम खेर जी, आपने अपने तेवर क्यों बदल लिए? क्योंकि 2015 तक तो आप यह कह रहे थे कि कश्मीरी मुसलमानों को भी उस समस्या का सामना करना पड़ा। आप यह भी कह रहे थे कि धार्मिक मुद्दा नहीं है। मगर अब आपकी यह फिल्म ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है, मुझे बताइए। मैं अनुपम खेर पर क्यों सवाल उठा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैंने सबसे पहले अनुपम खेर को देखा था एक फिल्म जिसका नाम था सारांश। वो फिल्म मैं आज भी देखता हूं ना दोस्तों, तो मेरा मन करता है कि अनुपम जी के पास जाऊं और उन्हें गले लगा लूं। मैं बचपन से अनुपम खेर का एक बहुत बड़ा फैन रहा हूं, मगर इस आदमी के दोहरे चेहरे को देखकर मेरा दिल दुखता है। कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनी है उसके जरिए समाज के अंदर जिस तरह से यह फिल्म जहर फैला रही है, इस पर इस आदमी की जो दोहरा रवैया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और रही बात इनके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की, 2014 से पहले यह शख्स किस तरह की फिल्में बना रहा था मैं आपको बताता हूं। चॉकलेट, दन दनादन गोल, और फिर 2 अश्लील इरोटिक फिल्म्स, हेट स्टोरी और जिद। मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले फिल्में बनाने में तुमने बहादुरी क्यों नहीं दिखाई, बताइए। उस वक्त तुम इरोटिक और अश्लील फिल्म्स बनाने की जिद क्यों तुमने ठान रखी थी? तब तुमने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म क्यों नहीं बनाई? या 1984 के दंगों में जिस तरह से हजारों सिखों का नरसंहार कर दिया गया था, उस वक्त तुमने ऐसी फिल्में क्यों नहीं बताई? मैं बताता हूं क्यों नहीं बनाई इसने। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा ऐसी कोई फिल्म बनाना जिसमें राजीव गांधी की सरकार पर सवाल हो या उस वक्त के निजाम पर सवाल हो, उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए यह हेट स्टोरी और जिद जैसी फिल्में बना रहा था। आज के दौर में ऐसी फिल्में बनाना जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिल रहा हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हिम्मत है तो आज गुजरात फाइल्स बनाओ, बना सकते हो। हिम्मत है तो आज बनाओ फिल्में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर सांप्रदायिक बयान दे देकर इस देश को बद से बदतर हालात की तरफ ढकेल रहे हैं। हिम्मत है इस विवेक अग्निहोत्री में। तुम सिर्फ वही फिल्में बनाओगे जिस प्रोपेगेंडा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। और अब मैं आपको बतलाता हूं कि कश्मीरी पंडितों पर मेरी क्या राय है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों 2 साल पहले किया गया कार्यक्रम, यह वो दौर था जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाया था। मैंने मोदी सरकार के उनके इस फैसले का स्वागत किया था और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। मेरा यह मानना है कि धारा 370 रहने से, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से वहां के आम इंसान को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा सिर्फ वहां की जो सियासी जमातें हैं, वहां के जो राजनीतिक परिवार हैं, नौकरशाह हैं, और यहां दिल्ली में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को होता रहा, वहां के आम इंसान को कुछ नहीं हुआ। अब बार बार इस तस्वीर को दिखाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखिए मनमोहन सिंह तो यासीन मलिक जैसे पृथकतावादी नेता के साथ खड़े थे, बीजेपी ने उसे बदल दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र हमें यह नहीं बता रहा कि यह जो तस्वीर है जिसमें यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ खड़े हैं, यह उसी बातचीत का हिस्सा है जो बातचीत
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियों के साथ शुरू की थी जब उन्होंने हीलिंग टच दिया था घाटी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र आखिर आप तक झूठ क्यों पहुंचाता है, आपको अधूरी तस्वीर क्यों पेश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मैंने और क्या कहा था। मैंने यह बताया था कि 1987-88 का दौर, वहां पर चुनाव होते हैं, उन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में, फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में। इससे नाराज होकर कई कश्मीरी सीमा पार करके पाकिस्तान चले जाते हैं, जिसमें यह शख्स सैयद सलाहुद्दीन भी था। यह आतंकवादी बन जाता है और उसके बाद कश्मीर में आतंकवाद का एक दौर तेजी से शुरू हो जाता है। 90 के दशक में हालात बेकाबू हो जाते हैं और यह वो दौर है दोस्तों जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी। हालात वहां बिगड़ रहे थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब 1987-88 में चुनावी धांधलियां हुई थी और एक के बाद एक जब हालात बिगड़ते गए तो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ा, कश्मीरी पंडितों पर बेतहाशा अत्याचार बढ़ा और फिर 90 के दशक में, जनवरी 90 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जो 6 साल तक चला। 6 साल तक चला। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं अनुपम खेर से, आपकी फिल्म में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया जब 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा क्यों निकाल रहे थे? तब उन्होंने एक रथ यात्रा क्यों नहीं निकाली जो श्रीनगर जाता, या फिर वो श्रीनगर क्यों नहीं गए कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेकर, उनके मुद्दों को उठाकर? आखिर वो क्यों नहीं गए बताइए? आखिर क्या वजह है कि उस वक्त आप पूरी तरह से खामोश थे? आखिर यह सवाल क्यों ना उठाया जाए कि 1990 में हालात जो बद से बदतर हुए, जिसकी जमीन 1987-88 से रखी जा रही थी जब राजीव गांधी की सरकार थी, मगर जब हालात बदतर हुए उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। मैं आपको बताता हूं कश्मीरी पंडितों को लेकर मेरा क्या नाता रहा है। दोस्तों, 90 के दशक में जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो मेरे कॉलेज के प्लेग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच एक बॉक्सिंग रिंग हुआ करती थी और उस बॉक्सिंग रिंग के नीचे हम तमाम यार दोस्त बैठ के बातें किया करते थे। मैं नहीं भूला हूं, सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में सिर्फ 1 साल के लिए एक लड़का आया था जिसका पहला नाम तो मुझे याद नहीं था, मगर उसका सरनेम कांत्रू था। कांत्रू के मन में बेतहाशा नफरत थी। वो लगातार कहता था कि जब हम कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था ना, तो हमारे जो मुस्लिम नेबर्स थे, हमारे जो मुस्लिम पड़ोसी थे, वो हमें बचाने नहीं आए। उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत थी। उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था 1991-92 के दौर में, मुझे उसके जरिए पता चला था। फिर कई साल जब गुजरे, जब मैंने नौकरी शुरू की, तो मैं नहीं भूला हूं, जब मैं जी न्यूज में काम कर रहा था तो मेरे ऑफिस में एक लड़का था जिसका नाम था संजय काचरू। संजय काचरू के साथ मेरा बहुत हंसी मजाक भी हुआ करता था, मगर जब हम कभी कभी सीरियस हुआ करते थे तब वो अपनी दास्तानें हमें सुनाया करते थे, खासकर जो कश्मीरी पंडितों के साथ श्रीनगर में हुआ था। और फिर कई सालों बाद राहुल पंडिता एक पत्रकार हैं, उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, यानी कि हमारे चांद में भी खून के थक्के हैं। राहुल पंडिता की किताब पढ़ के मैं और भी ज्यादा हिल गया, क्योंकि मेरी जो पुरानी यादें थी ना, मानो जख्म फिर से हरे हो गए, खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर। कश्मीरी पंडितों का क्या दर्द है मैं तो 1991-92 से जानता हूं। और जैसे कि मैंने बताया, आज से 2-3 साल पहले मैंने बाकायदा कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने धारा 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था। मगर मेरा आपसे सवाल कि अनुपम खेर जैसे लोग
जो आपके सामने आंशिक सत्य पेश कर रहे हैं। अनुपम खेर जैसे लोग जिनका पहले कोई और राय थी, आज कुछ और राय है, वो कटघरे में क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं। मगर जब आप फिल्म बनाते हैं तो उसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कहीं वो फिल्म समाज के अंदर तनाव ना पैदा करे, हमें दो फाड़ ना करे। ये फिल्म इस वक्त यही कर रही है। वो बेतहाशा चल रही है क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म में सत्य नहीं है। यकीनन जो कश्मीरी पंडितों के साथ होता हुआ दिखाया गया है इस फिल्म में, मेरे कई दोस्त, उनका यह कहना है कि हां ऐसा हुआ था और हुआ भी होगा। मगर मुझे आपत्ति फिल्म मेकर्स और अनुपम खेर के दोहरे मापदंड पर है, और उस दोहरे मापदंड का मैं विरोध करता हूं। मैं जरूर देखूंगा कश्मीर फाइल्स, मगर तब जब यह फिल्म टेलीविजन पर आ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि सिनेमा के अंदर जाके आपको एक फिल्म का लुत्फ उठाना चाहिए, मगर अगर उसी फिल्म के अंदर लोग एक दूसरे के बारे में गालियां देने लगे, एक समुदाय पर हमला करने लगे, या जहरीले बयानबाजी और नारेबाजी करने लगे, तो फिर उस फिल्म को देखने का क्या मतलब? इसलिए मैंने अब तक उस फिल्म को सिनेमा हॉल में नहीं देखा है, मगर देखूंगा जरूर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।